अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज है मीठी ईद का दूसरा दिन, यानी कि ईद उल फित्र का आज हम दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ, आपकी मेज़बान ज़रिया बरफार, और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे जिनके साथ बड़े बड़े मज़े की हम बातें भी करेंगे, उनकी ईद की रूटीन जानने की भी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ कुछ गाने भी सुनेंगे। म्यूजिक का तड़का भी आज होगा, और जो दावतों का सिलसिला जारी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कल बहुत से ऐसे लोग थे जो कि लोगों को अपने घरों में दावतें दे रहे थे। आज वो भी कहीं ना कहीं मेहमान बनने जा रहे हैं। तो ईद के दिन पर यही फेस्टिविटी जारी रहती है, और ये फेस्टिविटी शुरू हो जाती है चांद रात से ही, जहां पर हम बच्चियों को देखते हैं तो वो जो मेहंदी लगाने का एक सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। जो बच्चे होते हैं उनका ईदी जमा करने का सिलसिला हो जाता है। तो ईद, ये वाली जो ईद है वो खालिसतन तो बच्चों की ही होती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी ईद होती है। देखें, मेरा तो ये शादी के बाद पहले एक्सपीरियंस है कि जब आप अपने मियाँ के साथ जाते हैं मार्केट में शॉपिंग के लिए, तो वहां पर भी मर्द हजरात जो होते हैं वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, मर्द हजरात हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। नहीं, जो वालिद होते हैं, ठीक है ना, वो भी बच्चों के साथ साथ शॉपिंग में इंक्लूड होते हैं। और फिर जब बेटियां हो अगर घर में, तब भी उनका ये होता है कि हमें मेहंदी भी लगवाने जानी है, हमें चूड़ियां भी पहननी है। तो जो मार्केट में फेस्टिविटी हम लोग दिखते हैं ना, हमारा आखिरी अशरा भी जो गुजरा, उनके ऑफिस आने का रास्ता हमारा MM आलम रोड से ही होता हुआ आता है, तो वहां पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। चांद रात और जो हमारा 28वां रोजा था, वो भी बड़ा जो था गहमा गहमी में गुजरा, बहुत बिजी रहा है। तो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा लेते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। सीनियर राइटर हैं और अब व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। इफ्तिखार रिफी साहब, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुलकारा हैं साहिरा ताहिर साहिबा, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में, और उनसे भी आज हम बड़ी ज़बरदस्त बातें करने जा रहे हैं। अभी चौहान साहब से गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना। चौहान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपकी रूटीन क्या रहती है अब ईद में? सियासत में मुझे तो लग रहा है चौहान साहब की नींद पूरी नहीं हुई है, इतना मसरूफ रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से जी तमाम मुसलमानों को और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। खैर मुबारक आपके चैनल की वसातत से। बाकी सियासतदान की ईद, जिस हालत में भी सियासतदान हो ना, एक्टिव हो या पैसिव हो, हारा हो या जीता हो, ठीक है। हम तो नहीं जाना चाह रहे थे उस तरह। नहीं, मैं एक बात, मैं तो खैर इलेक्शन की लड़ाई समझ ना, मैं वैसे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जिस हालत में भी होता है ना, उसकी एक ही रूटीन होती है, आवाम आवाम आवाम। ठीक है, तो बस उसी तरह ही सारी गुजरी, कल की भी गुजरी और आज भी आपके इस प्रोग्राम के बाद इसी तरह गुजरी। अच्छा जी, ज़बरदस्त। मतलब कोई खास प्लान्स आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे खास प्लान्स नहीं होते? देखिए, हमने तो लोगों की फौतियों पे जाना होता है। जो रमज़ान के महीने में जितनी फौतियाँ हुई होंगी अपने वोटर्स की, सपोर्टर्स की, तो आप पाबंद होते हैं अखलाकी तौर पे भी, रवायतन भी, कि आपने वहाँ पहुँचना है। तो बस लोगों के साथ मिलना जुलना और पब्लिक डीलिंग में ही सारा ईद। लेकिन जो सब जो घर का एक होता है ना, घर की फेस्टिविटी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। घर के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को टाइम देना, फिर कोई ना कोई आपके घर भी आता होगा, तो उसको किस तरीके से मैनेज करे होते हैं? बनता सियासतदान वो एक मखलूक है कि वो घर वालों के लिए नहीं पैदा होती, वो लोगों के लिए पैदा होती है। सियासतदान इंसान नहीं है, लेकिन नहीं साहब, ऐसे तो नहीं हो सकता। कहने का मकसद ये है कि वो पब्लिक के लिए है, वो पब्लिक फिगर है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि 4 फौतगियों में आपने ईद वाले दिन अगर हाजिरी देनी है, 4 फौतगियों में आपके 3 घंटे जो ना आपके तो ये 4 तो बहुत कम है। आपने 15, 20, 30 जगहों पे अगर आप फौजियों पे चले जाते हैं, लोगों को भी मिलना मिलाना छोड़े दीजिए ना, तो आपकी ईद तो सारा दिन गुजर गया। तो सियासतदान एक वक्री मखलूक होती है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। चले यूं कह लीजिए कि बड़े होकर तो इनकी ईद जो है ना वो खासी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई है बचपन की। हाँ, वो आगे चल के पूछते हैं। जैसे सियासतदान चाहे हारा हो या जीता हो, सियासतदान ही होता है। ऐसे ही सिंगर भी होता है, चाहे वो कहीं पे परफॉर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसी शख्सियत के साथ ये पहलू हर वक्त जुड़ा रहता है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा रहता है। आप सबको ईद मुबारक, और देखने वालों को जहाँ जहाँ भी सब लोग हैं सबको ईद मुबारक। ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्टों की जो ईद है ना, वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। कैसे?
वो ऐसे मज़ेदार होती है कि देखें आज आपने हमें यहाँ बुला लिया ना, हमने ईद पे भी गाने गाने, हमने रूटीन में भी गाने गाने हैं, तो हम तो बोर होते ही नहीं हैं और हमें अपने काम के साथ इतना मज़ा आ रहा होता है और आप लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपका आना जाना लगा रहता है। आप देखें कि लास्ट रमज़ान 27, 28, 29 रमज़ान तक ईद की रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं। आप लोगों ने क्योंकि लाइव बुला लिया, आज हमें ईद के दूसरे दिन, ईद के पहले दिन भी कहीं ना कहीं मसरूफियत होती है, तो वो मुझे लगता है कि हमारे काम की भी ईद है और वैसे भी ईद है, तो बड़ा एक फ्लेवर रहता है और बड़ा मज़ा आता है, साथ साथ आपका आना जाना भी होता है और साथ साथ आप कुछ खा पी भी रहे हैं। अच्छा लेकिन सायरा, मेरे एक सवाल, फ्रेटर्निटी भी एक दूसरे के घर आना जाना, जी बिल्कुल आर्टिस्ट, हाँ, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा टाइम हमारा जो है ना, घर से ज़्यादा टाइम हमारा जो है ना आर्टिस्ट फैमिली में गुजरता है। तो ऑब्वियसली जब आपका इतना अच्छा किसी के साथ अट्रैक्शन हो और आपका इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो, तो ये कैसे हो सकता है कि ईद के दिन हम आपस में मिले ना और जाए ना और मुलाकातें ना हो, अच्छे पकवान ना पकते हो। और आपको पता है आर्टिस्टों के घरों में तो ऐसे बड़े सुरीले खाने पकते हैं। क्यों जी? ये भी है। ये सुरीले खाने कौन से होते हैं? ये सुरीले खाने कौन से होते हैं? ये सुरीले खाने जो है ना 7 सरगम के होते हैं। बाकी भी भाई जो है कैसे होते हैं सुरीले खाने? करेले गोश्त तो हमने सुना जी, करेले गोश्त बड़े फेवरेट होते हैं। ये तो करेले गोश्त ही तो सुरीला है। अच्छा ठीक है जी सर, आपकी नजर में कौन कौन से खाने हैं जो सुरीले हैं? बड़ा खौफनाक सा सवाल है। दरअसल क्योंकि ये जो सुरीला कह रही हैं, ये एक ख़ास हमारे यहाँ जो कलाकार होते हैं जिनको मीर आलम भी कहते हैं, वो बहुत आला तरीन खाने खाते हैं। और नो डाउट मैं जब शोबिज़ में नहीं आया था तो जो कुछ मिलता था मैं खा लेता था। मैं एक लाहौरिया, एक मनमौजी किस्म का था, लेकिन वाकई शोबिज़ ज्वाइन करने के बाद पता चला कि खाना क्या होता है, पकता कैसे है, पुठ दी बोटी की होती है तो करेले गोश्त की होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है क्योंकि वो जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो वाकई शोबिज़ से मैंने खाना सीखा। ये तो सियासतदानों का काम है ना चौहान साहब? नहीं ये तो ये गलत बात है। मैं इसके खिलाफ हूँ इस बात। देखिए मैंने किसी पार्टी को नहीं मैंने ताक के हमला किया, मैंने कहा सियासतदानों का काम है। और इस आम तासुर तो सर ये कहना चाह रहे हैं, आम तासुर नहीं सर ये कहना नहीं मैं खाती हूँ, मैं वो वाला नहीं खाती। एक होता खाना, एक होता फाड़ना। चलो थोड़ा सा डिफाइन करें क्या खाना, वो जिसको कहते हैं बी स्पेसिफिक खाना, मुल्क खा जाना, मुल्क खा जाना। मुल्क तरफ नहीं जा रहे हम, लेकिन सिर्फ सियासतदान मुल्क खाता है। तो आप बाकियों के नाम आप नहीं लेंगे ना। इस वक्त मनीटाइजेशन के नाम पे पूरा पाकिस्तान खा लिया गया है। मनीटाइजेशन के नाम पर एक तो पॉजिटिव मनीटाइजेशन है ना, कोई एक फनकार, गुलकार, अदाकार, कोई जना ऐसा है कि जो अपने शोबा ज़िंदगी की जना एग्रीकल्चर के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर। एक है आप सियासत के अंदर फेक न्यूज़ के ज़रिए से जो आपका हर दूसरा सहाफ़ी, हर दूसरा पॉलिटिशियन, हर दूसरा बंदा वो मुल्क खा गए 2 सालों में फेक न्यूज़ पे। तो वो उन्होंने नहीं खाया। आप सियासतदान की सिर्फ के पीछे पड़े हुए कि सियासतदान पैसा जाना वो खा गया जाना, इधर लोग मुल्क खा जाते हैं। वोट नहीं मिलते जॉन साहब, तो वोट मिलते नहीं, वो भी नहीं मिले इस दफा ना, ये भी तो मसला है। ये गलत बात कह रही है, ये मैं आपके साथ हूँ। चलो अच्छा जी इफ्तिखार साहब, तो अभी व्लॉगिंग का सिलसिला जो शुरू कर दिया, तो वो शौक कहाँ से पैदा हो गया? आप क्योंकि राइटर रहे हैं बड़े जबरदस्त, तो व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस फिर कैसा जा रहा है? दरअसल मैं काफ़ी बार ये बता चुका हूँ, आया एक्टिंग करने था, लेकिन बाबा जी इशफाक साहब और डॉक्टर नसजाद साहब, उनकी मेहरबानी भी थी क्योंकि गरीब दा बाल सी, गुर्बत ख़त्म करनी थी, तो लिखने की तरफ रग़बत दिलाई उन्होंने। लिखना इसलिए शुरू किया था कि पैसे ज़्यादा हैं, इज़्ज़त ज़्यादा है, बर वक्त पैसे मिल जाते हैं। तो वो तो मैं गुर्बत तो मिटा ली अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त भी बड़ी मिली, और इशफाक साहब से और डॉक्टर नसजाद साहब से लिखना सीखा। तो एक्टर को कहीं मार दिया था, ख्वाहिश तो थी पहचाने जाने की, क्योंकि खुद नुमाई का शौक़ ना होना तो कोई स्क्रीन के सामने नहीं आता। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो लेकिन घर चलाना था, ज़रूरत को पूरा करना था, तो ख्वाहिश को छोड़ दिया था। वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर जब नागन लिखा तो उसके बाद 17-18 के बाद कोई काम नहीं मिला। एक्टिंग तो बीच में वो परिजात कूद पड़ा और वो जो जीवन नगर आ गया,
وہ تو ویسے ہی کر دی جاتے ہوئے کہ چل یار انج کیتا تے چوکا ہو گیا انج کیتا چھکا. وہ اتفاق ایسا ہے جی جاندی باہر دا ایویں چھکا بج گیا. ٹھیک ہے. تو طے کر چکا تھا میں پریزاد جب میں کر رہا تھا اس وقت کہ اب یہ فیلڈ چھوڑنی پڑے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ثابت کرنے کے بعد ایسے کرنا تو میرے مزاج کا حصہ بھی نہیں تھا. تو اتفاق ایسا ہے کہ میں نے پینڈیمک میں ولاگنگ شروع کی تھی, ویسے ہی لوگوں کو پینڈیمک سے نکالنے کے لیے, ڈپریشن سے نکالنے کے لیے, انزائٹی سے بچانے کے لیے. وہ آہستہ آہستہ پتہ ہی چلا کہ وہاں سے ایک دفعہ مجھے $5,000 آ گئے. میں گویا تو ایک چنگا کام میں گیا. ویری گڈ. پھر میں نے پاکستان میں جب ولاگنگ شروع کی تو یہاں بہت سارے اعتراضات آتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر دکھا رہا ہوں نا کہ یہ قبر ہے اور اس کی لمبائی 225 فٹ ہے, تو میں حالانکہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ آج سے نہیں 400 سال سے ہے, تو لوگ بڑا اعتراض کرتے تھے. تو میں نے بھی سوچا نہیں یار پاکستان کو ایکسپلور نہیں کرنا. حالانکہ میں نے 700-800 ویڈیوز بنائے. ہاں پھر میں نے 2022 میں آ کے 2 جہاں سرکار مدینہ کے روزے پر تھا, میں نیو نائٹ تھی, تو میں نے وہاں گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے ایک وش کی کہ اللہ میں پوری دنیا کو ایکسپلور کروں گا پاکستانی پاسپورٹ پہ. اور آپ کو پتہ ہے اس در پہ اگر کچھ مانگا جائے تو وہ تو 1 مہینہ 1 سال 1 مہینہ 11 دن میں 19 ممالک کا وزٹ کیا. ابھی خود سٹاپ کیا, مئی سے پھر سٹارٹ کر دوں گا. خواہش صرف یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان کا جھنڈا, پاکستان کی پازیٹیوٹی کا پیغام اور افتخار ہی. اللہ کرے ایسا ہو کہ کل آنے والے وقتوں میں لوگ کہہ سکیں کہ یار یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستانی پاسپورٹ پہ دنیا کو ایکسپلور کیا, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. چلیں جی زبردست. اب بھی یہی چاہیں گے کہ پاکستان کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو اور ایک جو اچھا کانٹینٹ ہے وہ بھی ہم سب کو دیکھنے کو ملے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب دوبارہ جوائن کریں گے تو چوہان صاحب سے اور سائرہ صاحبہ سے بھی مزید گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ٹو عید اسپیشل ٹرانسمیشن. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چوہان صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا, جیسے کہ بریک سے پہلے افتخار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا, ٹی وی پر آنے کا بڑا شوق تھا, لیکن میں وہ نہیں کر سکا, لیکن اس سے ریلیٹڈ ہی انہوں نے رائٹنگ شروع کر دی تھی, یعنی کہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ. تو سیاستدان آپ بھی بن گئے, تو کوئی اور بھی خواہش تھی, کچھ اور بھی کرنا چاہتے تھے, یا بچپن سے ہی خواہش تھی, یا کالج میں آ کے خواہش ہوئی کہ سیاستدان ہی بننا ہے؟ میں 3rd جماعت میں تھا تو جانا میں اس وقت سیاسی کارکن تھا. اچھا. قومی اتحاد کا جھنڈا اٹھا کے آج بڑی ٹھنڈ ہے اس کی بند ہے کہ نعرے لگانا. ٹھیک ہے جی. 6th کلاس میں تھا, میں اپنے اسکول کا پریزیڈنٹ تھا جنا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. کیا بات ہے. 9th میں نے پہلی دفعہ حوالات کاٹی تھی جنا, ایک مظاہرے میں گئے, وہاں پکڑے گئے. ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں. 1st ایئر میں اپنے گورنمنٹ کالج کا پریزیڈنٹ بنا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا. ساری لائف پالیٹکس میں گزری ہے. زبردست. مطلب بیسکس ہی آپ نے وہاں سے اپنی پوری لائف سیاسی, مطلب 302 کاٹی ہوئی ہے جھوٹی, 324 ریئل یونیورسٹی کے اندر لڑائی, وہ اڈیالہ جیل 6 مہینے, 40 دفعہ حوالات کاٹی ہے, 5 دفعہ جیل کاٹی ہے, ماریں کھائی ہیں. 40 دفعہ میں نے مار وہ کھائی ہے جس میں سے آدھی پولیس سے اور آدھی مخالفین سے ہے, جس میں سر سے لے کے پاؤں تک میں خون و خون حوالات جاتے ہیں تو والدین الگ غصے میں آ جاتے ہیں. اور مزیدار بات بتاؤں کہ صحیح سیاستدان ہونے کا آپ نے وہ جو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں اس کے ساتھ, ان سب ایکٹیویٹیز کے باوجود میں نے ہمیشہ کلاس میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی. زبردست. ایف اے میں نے راولپنڈی بورڈ ٹاپ کیا تھا میسٹر اکنامکس گروپ میں. بی ایس سی میں 324 کاٹ کے 6 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہوں, تو 3 دن بعد پہلا پیپر تھا, فرسٹ ڈیو لی تھی. ٹھیک ہے نا. اکنامکس کے اندر ماسٹر کیا, کمپیوٹر سائنس کے اندر کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے. ایجوکیشن میری اللہ پاک کے کرم سے اور ابو کے ڈنڈے کی وجہ سے. اچھا. وہ بھی ساتھ ساتھ سپر فٹ. یعنی کہ جو ذریعہ آپ وہ جو سوال کر رہی ہیں کہ والد صاحب سے بھی کبھی پڑھی, تو یعنی کہ ان کی بھی طرف سے کافی مار کھائی, ایف اے تک مار کھائی ابو سے, اور صحیح ٹکا کے مار کھاتے تھے. اچھا ذہین تو آپ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ حاضر جوابی ایک سیاستدان اگر حاضر جواب ہے تو بڑا ہی میٹر کرتا ہے اپنے مخالفین کو چپ کروانے کے لیے. یہی وہ گیدڑ سنگھی ہے جو آپ کو ہر پارٹی کا ترجمان بناتی ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ تو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو پالیٹکس کا, ہسٹری کا. ٹھیک ہے نا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر, جس طرح ہر فیلڈ کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں, ہمارے ہاں اکثریت جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم کے پالیٹیشین ہے, جو جیسے میرا ایک اپنی ٹرمنالوجی ہے سیاسی کارکن اور سیاسی کارٹون. ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے, ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے.
सियासी कारकुन होता है कि जिसने अपनी स्ट्रगल के साथ जो है ना सारी चीज़ें की होती हैं। सियासी कारकुन होता है जो नौदौलतिया होता है, जिसका बाप दादे के नाम की वजह से MNA MPA सेंटर बन गया, ठीक है जी, पॉलिटिक्स में आया, आते ही आके पहले महल्ले पे ही जनाब उसने पार्टी का ओहदा ले लिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सूबे लेवल का, मरकज लेवल का, बना बनाया पूरा मैदान और हलवा उसके लिए हाजिर हो जाता है, वो होते हैं सियासी कार्टून। ठीक है ना। एक होता है सियासी कारकुन, सियासी कारकुन ने मारे खाई होंगी। फिर हम जिस दौर के हमने सारी पॉलिटिक्स की, उसमें आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर नजर होगी तो आपके पास अगर बोलने का मलका होगा तो आप चीज बयान कर सकेंगे ना। ऐसे ही बिल्कुल। अब मैं अगर खड़ा करके जनाब भुट्टो से लेके अब तक की सारी हिस्ट्री अगर मेरे टिप्स पे कम से कम 77 से लेके अब तक की प्रैक्टिकली, फिर उससे पहले की पढ़ाई लिखाई करके इंसान के पास नॉलेज हो तो बंदा जवाब दे सकता है ना। बंदे के पास कोई नॉलेज ही ना हो तो वो किस तरीके से किसी के सवाल का जवाब देगा, किसी की तनकीद का जवाब देगा। तो आजकल के टेन्योर में सियासी कार्टून को नाम अगर लेना चाहें, हर जगह आपको मिलेंगे यार, हर जगह मिलेंगे। और छोड़े किसी को क्यों वैसे आप करें। अब देखें ना, अचानक आप आते हैं, आके आप सेनेटर बन गए, अचानक आप आए, आप MPA बन गए, टिकट लिया, ना आपने कभी मार खाई, ना कभी आपने नारे मारे, ना कभी आपने मेहनत की, ना कभी आपने गलियों मोहल्लों के धिक्के खाए, ना कोई जलसे, ना कोई जुलूस, ना कोई रैलियां, ना कोई UC लेवल। अब मैं UC लेवल का एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ओहदेदार से लेके फिर पाकिस्तान लेवल का, फिर यूथ पॉलिटिक्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके पाकिस्तान लेवल का, फिर जनाब आप एक प्रोसेस होता है, फिर MPA के इलेक्शन लड़ना, फिर एक दफा, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, सारा प्रोसेस होता है। आप हर पॉलिटिकल पार्टी उठा के देख लें, सरमाए के ऊपर जो ना जितने नौदौलती हैं आपको नजर आएंगे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया फंड दिया पार्टी फंड के नाम पे या किसी नाम पे, और आप आए और आप आके बन गए। अच्छा सारा, जैसे हम आर्टिस्ट की भी बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं, हम तो एंकर्स को भी कहते हैं कि एंकर भी अदाकार होता है अपनी नौयत का, ठीक है ना, और सियासतदान भी किसी आर्टिस्ट से या किसी अदाकार से बड़ा अदाकार होता है, यकीनी तौर पर बड़ा अदाकार होता है। मैं इफ्तिखार साहब से भी आगे पूछूंगा कि वो बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, क्योंकि एक्टर तो नहीं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं उस तरफ जा सका, उस तरफ सारा एक ऐसा सियासत में आने का शौक भी आया कि हम लोगों ने खुद देखा कि सेलिब्रिटीज को हम लोग देखा करते थे कि जैसे टीवी आर्टिस्ट है तो वही वो सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है तो वही सेलिब्रिटी है, लेकिन हमने एक टाइम वो भी देखा है कि जब हमने पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को सेलिब्रिटी की कंडीशन में देखा है, उनकी फैन फॉलोइंग, उनका बूम, ये टेन्योर हमने देखा है पिछले 2 से 3 सालों में, उसको शोबिज़ इंडस्ट्री किस तरीके से आइडियलाइज करती है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आप शायद इसको 2-3 साल पे मुहित कर सकती हैं। मुझे लगता है कि सियासतदान जो है ना वो एवरग्रीन होता है, उनका हर दौर ही उनका होता है। आप कोई भी लीडर उठा के देख लें, अगर वो उनके टाइम पे वो अपने अरूज पे हैं, किसी भी सीट पे हैं, तो अगर वो उस टाइम के बाद वो नहीं भी हैं किसी सीट पे या उनका कोई ओहदा नहीं भी है, तो वो फेम है, वो एक ब्रांड है। भुट्टो साहब हैं, वो एक ब्रांड है, वो इस वक्त सियासत में नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं, बट स्टिल उनको ब्रांड ही कहा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये लोग ज्यादा सेलिब्रिटीज ज्यादा हैं और हमारे फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट कम्युनिटी से हट के हम अपनी भी बात करते हैं कि लोग ज्यादा इज्जत और ज्यादा तरजीह देते हैं, तरजीह दे रहे होते हैं, हाँ। और इनकी फैन फॉलोइंग, और हम समझते हैं कि लोग हमारे फैन हैं, नहीं। हमने आर्टिस्ट कम्युनिटी में बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो कई दफा मैंने ऐसे देखा है, मैंने सर के साथ 2-3 शोज देखे हैं कि जो पिक्चर बनाने के लिए या फयाजुल हसन चौहान साहब का नाम सुन के बैठने के लिए साथ या आने के लिए, तो मतलब आप देखें अगर कोई सिंगर होगा या कोई आर्टिस्ट साथ होगा तो उनकी वो अट्रैक्शन नहीं होगी जितना वो चाहेंगे कि अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा कोई है जो आया किसी रिकॉर्डिंग पे या किसी, तो आप प्रोटोकॉल देखिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको पता चला हो कि अच्छा फलाना कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी वहाँ पर मौजूद है यहाँ पर, और आपका दिल, आपकी ख्वाहिश हो कि चले मैं उनके साथ सेल्फी ले लूँ, कभी ये शौक पैदा हुआ या चाहा कि मैं ले रही थी उनके साथ लेकिन वो मौका नहीं मिला, टाइम निकल गया या अवसर निकल गया? अच्छा नहीं, मेरी वैसे अब आके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में मेरी मुलाकात होना शुरू हुई है। अच्छा, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं था, और फिर बात वही है कि अगर अब जैसे कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी के कोई भी गेस्ट हैं जो आपके बैठे हैं, आप पिक्चर ले लेते हैं, फिर आप अपलोड करने में ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि आप जिस पर्सनैलिटी के साथ अपलोड कर दें वो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी को तो वैसे ही टैग कर देते हैं, जी ये फलाना पार्टी का है। तो वो जब हमने फिर किसी दौर में काम करना होता है, फिर वो जो अगली पार्टी आती है ना, वो कहते हैं ये चौहान साहब, ये बड़ा मसला है, क्यों ऐसे ही है ना। देखो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, किसी ने कहा यार ਉਹਦਾ किसी बंदे का हसब नसब पता करना है तो की करिए, और इलेक्शन लड़ा दो, प्यो दादे परदादे लकड़ दादे तो ये एक करतूत जना कट के लड़ गए ना। पॉलिटिक्स के अंदर अब आप देखें बॉलीवुड में
अमिताभ बच्चन हो गया, संजय दत्त हो गया, बड़े बड़े नाम हैं जी, मुतफिका हीरो होते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स में आते हैं वो कांग्रेस की तरफ से भी, हमारे यहाँ तो ये रवायत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर शोबिज के सेलिब्रिटीज का ये रवायत नहीं है कि पॉलिटिक्स में आना और आके इलेक्शन लड़ना। उधर है, उधर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो प्रॉपर जो है वो उनको हंट करती है और फिर उनको इलेक्शन लड़ाती है, और उनमें से अक्सर बने होते हैं। और अभी भी इस वक्त कम से कम 8, 10, 15 इस वक्त जनाब उनकी नामी गिरामी मौजूद है। लेकिन फिर उनकी जनाब यकदम फैन फॉलोइंग डिवाइड हो जाती है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर चाहने वाले भी हैं, नफरत करने वाले भी हैं, कोई चीज नहीं है, दरमियानी रास्ता नहीं है। अब मैं ट्वीट करूंगा, मुझे हर दौर में मुझे जनाब नीचे गालियां भी सुनने को मिलेंगी, मुझे एप्रिसिएशन भी मिल जाएगी, ठीक है ना। कभी ये ज्यादा हो जाता है एक चीज, कभी कम हो जाती है, कभी वो वाली ज्यादा हो जाती है, कभी ये कम हो जाती है, लेकिन हम आदी हैं, ठीक है ना। आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप थोड़े से सेंसिटिव लोग हैं, सुरीले लोग हैं, ठीक है ना, इसी तरह कड़वे किस्म के लोग हैं। मतलब बाज़ एतराज़ात इसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि घर वाले डिस्टर्ब होने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारी ट्वीट के नीचे क्या कुछ कहा जा रहा है, तुम्हारी मैंने आज तक जिंदगी में कभी नीचे कमेंट नहीं पढ़ा। अभी रिसेंटली शायद अफरीदी के साथ कुछ हो रहा है, मैंने कमेंट नहीं पढ़ा आज तक कभी। लोग कहते हैं ना कमेंट, मैंने कभी नहीं पढ़ा। मेरी तकरीबन को 2 मिलियन के करीब जो चारों मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसकी फैन फॉलोइंग है, मैंने कभी नहीं पढ़ा। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपनी मर्जी का, अपनी सोच और फिक्र की मैं इजहार करूंगा, ट्वीट करके, वीलॉग करके, वीडियो का, अपने टॉक शोज का चढ़ाऊंगा, भाई मेरा राइट है, मैं करूंगा। लेकिन नीचे जिसने कमेंट्स देने हैं उसने अपना हसब, नसब, नस्ल और खून वो बताना है। जिंदगी में कभी किसी पे कमेंट नहीं किया, किसी पे नेगेटिव कमेंट नहीं किया सोशल मीडिया पे, ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद ये है जो करता है वो अपना हसन। और आप ये देखें कि किसी एक वर्ड से, किसी एक कमेंट से, एक लाइन से ना आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है सारा। कासिम शाह थे, क्या नाम था वो, कासिम शाह साहब जी हाँ जी, मोटिवेशनल स्पीकर थे। 1.5 साल पहले एक बात कह दी, उन्हें मिन्नतें करने के लिए, बेचारा आदी नहीं था ना, वो आदी नहीं थे, बिल्कुल हम तो आदी हैं। मैंने सुबह ट्वीट किया जाए ना, वो नीचे लगे होंगे लोग दबादब लगे रहे, भाई पॉलिटिक्स है ये। और बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर इन रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है। पॉलिटिक्स के अंदर मेरा अपना एक डायलॉग है, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, कभी तेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल। चलिए इफ्तिखार साहब खामोशी से सारी बातें सुन रहे हैं, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आते तो सवाल मैं उन्हीं के लिए पे ड्रॉप करके जा रही हूँ कि आर्टिस्ट को होम्योपैथिक रहना चाहिए, वो उसको कहते हैं क्यों नहीं सोच रहे हैं। अदाकारी का अगर सोचा था तो बड़े अच्छे सियासतदान बन सकते हैं, अगर अच्छी अदाकारी सकते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए ट्रांजिशन जी। तो वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल में छोड़ के गई थी इफ्तिखार भाई के लिए कि ये आर्टिस्ट का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट टुवर्ड्स अदर्स ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर उसने कोई लाइन टोकी बेचारे का करियर खराब हो जाता है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं चले नाम भी ले लेती हूँ। एक तो जवाद अहमद साहब खुद भी हैं, ठीक है, जो कि मारूफ गुलकार हैं, और दूसरे इब्रार भाई, इब्रार उल हक। मतलब मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी पार्टी, साबका पार्टी में भी वो काफी एक्टिव रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमने देखा। तो इसमें भाई ये बहुत जरूरी है कि बस हल्का फुल्का रुझान रहे मतलब किसी भी सियासी जमात की तरफ, या फिर मतलब क्योंकि अदाकार का भी तो दिल होता है ना, उसकी भी तो कुछ जज्बात हैं, वो भी तो मुल्क को देखना चाहते हैं किसी एक अच्छे खुशगवार मूड में। देखिए जी, आर्टिस्ट तो हमेशा कोशिश करता रहता है कि उसका मुल्क तरक्की करे और वो दुनिया में जहाँ भी जाता है तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी कौमी इत्तेहाद की बात हुई, मेरा भी वही होश संभालने का वक्त था। अच्छा। मैंने भी 9 सितारों का झंडा उठाया था अपने बचपन में, और मैंने लाहौर में लक्ष्मी चौक में कोड़े छोड़े पड़ते सब देखे में, मैंने फांसियाँ भी देखी हुई हैं। और क्योंकि पक्का लाहौरिया हूँ तो थोड़ों पे आज भी बैठता हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। मैंने मोहम्मद अली साहब को पीस पार्टी को सपोर्ट करने की बर्दाश्त में इंडस्ट्री से आउट होते देखा है। शुजात हाशमी साहब, डॉक्टर सज्जाद, इवन इतना बड़ा राइटर मर गया, और बहुत सारे, तारिक अजीज साहब, जी जी जी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, बेतहाशा नाम है जिन्होंने हल्की सी अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, तो जब अगली हुकूमत, इशफाक साहब का प्रोग्राम बंद करवा दिया गया था, बाबा जी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा था। तलकीन शाह का इशफाक साहब के घर देखें, सब जाते थे बाबा जी के घर,
सारे सियासतदान गए हैं। इशफाक साहब के घर एक साहब का ज़्यादा आना जाना था, तो जब दूसरी पार्टी आई तो उन्होंने अब तलकीन शाह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं हो सका। तो ये वाली चीज़ें जब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ तो मेरे तो बाप की तौबा अगर मैं किसी भी जमात का नाम लूँ, पहली बात। दूसरी बात ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे बेहद अफसोस होता है जब किसी भी सियासी जमात को या किसी सियासी लीडर को गाली दी जाती है। मेरा दिल बड़ा कुड़ता है, मैं आपको बताऊँ। हमारे रिप्रेजेंटेटिव नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, इस्तेकाम पाकिस्तान है, जमात इस्लामी है, जितने लोग हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये मेरे हैं और मेरे लिए सारे बड़े काबिल एहतराम हैं। हमें अभी तक ये शऊर नहीं आया कि यार यही तो हमें रिप्रेजेंट करते हैं जी। और इन्हीं की ट्रोलिंग होती है और इन्हीं को गाली दी जाती है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। मैं ज़िंदगी में शायद पहली बार इस तरह की बात कर रहा हूँ और बड़ी नेक नियति से कर रहा हूँ मैं। तो अपने लीडरान की, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी ख़ास कदर और एहतराम करें, मैं ये समझता हूँ। रह गई मेरी बात, तो मैं तो एक अच्छा इंसान नहीं बन सका, तो अच्छा एक्टर नहीं बन सका, अच्छा राइटर नहीं बन सका, तो मैं अच्छा सियासतदान कैसे बनूंगा? अच्छा, लेकिन जितने नाम आपने गिनवाए ना कि फलाने ने सपोर्ट किया तो वो आउट हो गया, फलाने ने सपोर्ट किया तो वो लीग से आउट हो गए, उसके बाद मुझे अब समझ आ रही है कि जुगन को सही मायनों में जो अवार्ड दिया गया, हाँ, सदारती अवार्ड से नवाजा गया है कि इतनी हुकूमतें आए कि 1800 पीटीवी के ऊपर अगर उन्होंने मॉर्निंग शोज कंप्लीट कर लिए तो वाकई में फिर ये वही कर सकती थी। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे आप भी जो बात कर रहे हैं वो भी मैं तो उसको गलत ही कहूंगा कि आप कह रहे हैं मैंने जो भी किया वो ठीक नहीं हो सका। आपने जो भी काम किया उसमें कमाल ही किया है, लिखा है तो वो भी कमाल लिखा है, एक्टिंग की है तो वो भी कमाल की है, और अब व्लॉगिंग कर रहे हैं वो भी बड़ी कमाल कर रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी को लाइन को टॉ करने की, क्योंकि $5,000 तो कोई नहीं कमा रहा महीने का, जो आप बता रहे हैं। हर महीने नहीं कमाए, पहली बार आए थे। अच्छा, वहां से मुझे पता चला पहली बार में ही आ गए। नहीं, वो इतने सारे नहीं आते, लेकिन आते हैं, बाइज्जत तरीके से आते हैं। और सबसे अच्छा फायदा सोशल मीडिया का ये है कि ना इसका चेकलेट होता है जो हम आर्टिस्टों का, ना प्रोड्यूसर दी मां मरदी है, ना कुछ, कोई मसला नहीं होता। 21 तारीख को हमें मेल आती है, नीचे अंग्रेजी में एक इबारत होती है जिसका पंजाबी तर्जुमा ये है कि असी ताडे इज्जत मां वाली मरतबत इफ्तिखार इफी साहब असी ताडे पैसे भेजते ने ते सारियां रकमां जे 4 दिनां च ताडे अकाउंट च ना डिग पैण ते सानू दसिया जे इन्हां दी ऐसी तैसी। अच्छा, मैं वैसे ये कहूंगी, इतनी खुली बातें ये कर रहे हैं कि ना पैसे करते ना ये करते हैं। चौहान साहब भी यहीं पे बैठे हुए, ठीक है, और सियासतदानों का काम भी यही होता है, कोई ना कोई बिल असेंबली में ऐसा ला दो, उसकी वजह इसके ऊपर 1% टैक्स है। दरअसल हम डॉलर्स ला रहे हैं, तो ये रेवेन्यू आ रहा है। हम सबसे, मतलब एक बेचारा पाकिस्तानी, बुरी चीज नहीं है, जो बाहर जाता है और वो काम करता है 1400-1500 पाउंड, इस 1800 2000 इससे ज्यादा कोई नहीं आता। तो अगर एक व्लॉगर या एक यूट्यूबर पाकिस्तान में 3, 4, 5, 10,000, 20,000, 50,000 डॉलर लेकर आ रहा है हर महीने, उन्होंने तो सलूट मारना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी है। सब कुछ ऐड करना बात ये है, व्लॉगिंग करना, यूट्यूबर के जरिए से पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, असल चीज़ ये है कि आप उस यूट्यूब को इस्तेमाल करके या व्लॉगिंग को इस्तेमाल करके आप नेगेटिव एक्टिविटीज़ के ज़रिए से आप पैसा कमाएं। बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक शोबिज़ का कोई अदाकारा है, फनकार है, गुलकार है, या कोई राइटर है, या कोई एग्रीकल्चर का शोबे से है, कोई इंडस्ट्री के शोबे से है, कोई कुकिंग के शोबे से है, पूरे दुनिया के अंदर लाखों लोग हैं जो करोड़पति हुए हैं इसी यूट्यूब के जरिए। जो नेगेटिव चीज है, जो पाकिस्तान के अंदर प्री प्लान्ड, पाकिस्तान की दुश्मन मुल्क यहाँ पर उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। फेक न्यूज, नेगेटिविटी के जरिए से, प्रोपेगेंडा, किसी की इज्जत उछाल के, आप अदारों की इज्जत उछाल के, अदालतों की इज्जत उछाल के, अपने जो अरबाबे बस्तोबशाद है, जो आपके लीडर्स हैं, लीडर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होते, ठीक है, आपकी आर्मी के लीडर्स हैं, आपकी अदालतों के लीडर्स हैं, जजेस हैं, आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके सिस्टम है, आपके सियासतदान है, आप उनकी जिंदगियों के मुतालिक नेगेटिव, इंतहाई बदअखलाकी के ऊपर मबनी, आप इल्जामात के ऊपर मबनी। अनफॉर्चुनेटली चौहान साहब, ये ना अब ओवरऑल पूरी दुनिया का भी मसला हो गया है। नहीं है, दुनिया का नहीं है, इधर ही रुक जाओ।
دنیا کا نہیں ہے, وہاں پہ رول آف لا ہے. پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن دنیا کی آپ بات کرتی ہو نا, سنیں میں دنیا کی بات بتاؤں. دنیا میں یورپ اور امریکہ کے اندر آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی فیس بک یا ٹویٹر سے نا آپ تصویر ڈاؤن لوڈ کریں نا تو آپ کے خلاف FIR ہے اور قید ہے. یہاں تو آپ کسی کی ماں بہن بیٹی اور کسی کی ذات کے اوپر جو ہے نا بڑے سے بڑا گندے سے گندا الزام لگا دیں اور وہ آ کے کہے میرے پاس پروف نہیں ہے, کوئی FIA نہیں ہے, کوئی عدالتیں نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس نے اس حالات تک پاکستان کو پہنچا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اٹلی میں ایک پارک میں چلا گیا بچوں کے, اور کیونکہ میرا بڑا بیٹا جو 22 سال کا, چھوٹی بیٹی 48 سال چھوٹی ہے مجھ سے, 6 سال کی ہے حلیمہ, تو میں اس کے لیے نا جھولے شوٹ کرنے چلا گیا کہ اس کو بڑے پسند آئیں گے کہ بابا کہاں گئے ہوئے ہیں. تو میں جھولے شوٹ کر رہا تھا تو میرا میزبان آیا, اس نے کہا افتخار بھائی کیمرہ بند کر دیں. میں کہا کیوں؟ کہہ رہا بچوں کو آپ شوٹ نہیں کر سکتے ان کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر. اندازہ لگائیے, میں ان کے پاس گیا, وہ اٹالین, اس نے اس کو بتایا, میرا تعارف کرایا, 4 ماں باپ نے بچوں کو پیچھے کر لیا, باقیوں نے کہا اٹس اوکے آپ شوٹ کریں. آپ کسی کا بغیر پوچھے شاٹ نہیں بنا سکتے. بالکل ہمارے ہاں منہ اٹھا کر, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرف ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں نا, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. جو مرضی اٹھا کے جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتا ہے. خدا کا خوف کریں. لوگوں کے اندر لازمی نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر خودکشی کی ہمت نہ کرنے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا دوں, معاشرہ جس طرف جا رہا ہے انزائٹی کی طرف, اربوں روپے کی ڈپریشن کی دوائیاں ہمارے ملک میں آتی ہیں, تو میں کیوں, آپ نے دیکھا میرے کسی بھی لاگ کے اندر کبھی میں نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں لوگوں نے اس لیول کا اعتراض کیا کہ یار یہ قبر دکھا رہا ہے فلاں, میں پاکستان سے ہی چلا گیا. میں کہ یار میں تھے بڑھاندہ ہی نہیں. وجہ یہ تھی کہ میں ان کی دلداری نہیں کر سکتا, میں وہ پریشر ہی نہیں لے سکتا, کیونکہ بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے سکھایا ہے کہ کاکا سامنے والے کی عزت نفس کو پالنا ہے, وہ تیرے سے ناراض نہ ہو. اب یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, مطلب آپ کچھ بھی دکھا لیں پاکستان کے اندر تو کچھ نہ کچھ بات کر دیتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا تو شادرہ, تو مجھے نظر آیا, میں نے کہا یار پنجاب کے رکن ہے یہ, سیویاں بن رہی تھی, ایک چڑی والا چڑیاں پکڑ کے بیٹھا تھا, ہوتا نا عقیدہ کے 2 ڈادے ہوتے, دعا مانگ لی. پھر وہاں پر گنے کی رو لگی ہوئی تھی, میں نے اس کی ویڈیو بنائی. میں نے کہا دیکھیں یار گزرتے ہوئے میرا پنجاب اور اس کے یہ چند رکن میرے سامنے آ گئے. ایک بندے نے آگے لکھا اے بڑا فراڈی ہے. اب میں بڑا حیران ہوا, یار میرے اوپر تو کوئی الزام بھی نہیں ہے ابھی تک, میری تو کوئی فوٹو بھی نہیں آئی, میری کوئی ویڈیو نہیں آئی, مطلب فراڈ کیسے ہے؟ آڈیو بھی نہیں آئی, ویڈیو بھی نہیں آئی. ہاں جی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے یہاں, آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہے, لیکن اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. مجھے ایک بات بتائیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہو. ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہمارے نعرے کیا بن چکے ہیں, ہم نے نام کیا رکھے ہوئے ہیں. میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, حالانکہ میں ہوں اس پہ, میں کبھی سکرول نہیں کرتا کہ کی ہو رہا ہے. السلام علیکم. ڈپریشن سے بچنے کا بہترین طریقہ, اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. بالکل اس سے بچنا چاہیے, اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے بالکل بچنا چاہیے, اور اس میں ہمیں حصہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اسی میسج کے ساتھ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سائرہ صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی مسحور کن آواز میں ہمیں اپنا کوئی زبردست سا گانا سنائیں. زبردست, بہت خوب جی, زبردست پرفارمنس ہے سائرہ صاحبہ کی, اور سائرہ صاحبہ سے ہی جانتے ہیں کہ ان کے جو فیوریٹ سنگر ہیں, میل یا فیمیل, اکراس دا بارڈر یا ان پاکستان, وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا, میری تو ہمیشہ سے آل ٹائم فیوریٹ جو ہیں وہ لیجنڈ میڈم نور جہاں جی رہی ہیں اور اب تک ہیں. میڈم لتا جی کو بھی بہت سنا, ان کے بھی بہت سارے گیت گائے. میڈم نور جہاں بہت زیادہ اس لیے میرے لیے ہمیشہ میں ان سے انسپائر ہوں کہ شی از آئیکن. میں شی واز اس لیے ان کو نہیں کہتی کہ ابھی تک ہماری بہت سی ایکٹریسز, بہت ساری سنگرز ہیں جو ان کو فالو کر رہی ہیں. آپ ان کا ساڑی پہننا, ان کا میک اپ, ان کی جیولری, مطلب
फुल पैकेज थी वो, ना कि वो अच्छी सिंगर थी, ना कि वो अच्छी एक्टर थी, लेकिन आप देखें कि एक आर्टिस्ट की जो लुक और एक पर्सनैलिटी है ना, वो उनकी पर्सनैलिटी से आपने बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा क्योंकि थीसिस रहा मैडम नूरजहां पे, मैंने मास्टर्स जब किया म्यूज़िक में पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो थीसिस मैंने मैडम पे किया। तो जब थीसिस किया तो फिर बहुत सारा कुछ जो है वो सुनने को मिला, सीखने को मिला और गाया भी। तो इसलिए मैडम नूरजहां जो है वो एवरग्रीन हर टाइम मेरी फेवरेट रही है, और उनका हर गाना मैंने याद किया हुआ है। और जो मेल सिंगर है उसमें मुझे गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन खान साहब जो हैं वो जबरदस्त। चौहान साहब, अपनी जवानी में मैडम नूरजहां हो या फिर कोई दीगर पाकिस्तानी सिंगर्स और इंडियन सिंगर्स भी, कोई ऐसा गाना जो पहले भी बहुत सुना करते हो और आज भी अगर आपका कभी दिल करे तो चले गाड़ी में लगा लिया या घर पर सुन लिया या यूट्यूब पे प्ले कर लिया? ये जवानी किसकी पूछी आपने? मैडम नूरजहां। अच्छा, चौहान साहब क्यों? चौहान साहब भी अभी भी जवान है वो यार, चौहान साहब अभी भी जवान है। वो गोल्डन एरा जो अपना होता है इंसान का, कॉलेज लेवल। ये बड़ी गलत बात है कि किसी शख्स को डायरेक्ट कह देना कि आप जवान ही नहीं रहे। देखो, फलसफे की एक बहस है। चेक करो जरा, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कोई ऐसा गाना जब जेल में गुनगुनाते हो। फलसफे की एक बहस है कि चीज खूबसूरत होती है या देखने वाली आंख खूबसूरत होती है। बंदा जवान होता है या देखने वाली आंख बिल्कुल ठीक है। देखने वाली आंख ही खूबसूरत होती है, इंसान प्यारा नहीं होता, देखने वाली आंख। मैं तो इसलिए डायरेक्ट ही कह दिया। चलो बताएं। मेरा कहने का ये मतलब था कि आपका कॉलेज लाइफ, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, जब इंसान, हम भी उस लाइफ से गुजरे हैं और आप हमेशा हवाओं में होते हैं, अपने मिजाज में होते हैं, कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होता है। पंजाबी गाने जो है ना अच्छे लगते हैं, पंजाबी गाने, देसी गाने। मैं बुनियादी तौर पे बड़ा ओरिजिनल और एक देसी आदमी। कोई एक जो आपका बड़ा फेवरेट रहा हो? फेवरेट वाली कोई ऐसी ईद का मौका है, क्यों गुनगुना दें? तो कहने का मकसद ये है कि फेवरेट, हाँ, शायरी है। इकबाल अजीम की शायरी मैं शौक से पढ़ी, फैज़ अहमद फैज़ साहब की, अहमद फराज साहब की, और शायरी है मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी। मैं आपको पंजाबी की ऐसी सुनाऊंगा, आप लेकिन रूह खुश हो जाएगी। इनकी जो शायरी थी वो दोनों की इनकलाबी भी थी और मोहब्बत वाली भी थी। हर किस्म की शायरी दोनों पसंद थी। मैं ना, अब अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात है, मैं बुनियादी तौर पे लिटरेरी आदमी हूँ। पहले लिटरेरी का कंसेप्ट होता था आज से 20-25 साल पहले बुक्स पढ़ना, उस वक्त हम बुक पढ़ा करते थे। अब पिछले 15 साल से आपके पास कंप्यूटर और आपके पास मोबाइल है, बिल्कुल ऐसी आप गूगल पर सर्च। मैं दिन के 4 घंटे से लेके 7-7, 8-8 घंटे सफर पे होगा। मैं कोई एक टॉपिक मेरे दिमाग में फंस जाएगा तो मैं उसको रिसर्च करता हूँ, घंटों रिसर्च करता हूँ, महीनों रिसर्च करता हूँ। अब पिछले 2.5-3 महीने से मैं फारिग हुआ हूँ, जो है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कम हुई हैं। मैंने अपने ऑफिस में बैठ के, सामने LED लगी हुई है, मैंने इंडिया की और बर्रे सगीर की हिस्ट्री, जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैंने खंगाल मारी। आर्यन से लेके, आर्यन से पहले भी, ठीक है ना जी, उस वक्त से लेके अब तक एक एक चीज। तो मैं तो जो है ना इस अंदाज से जो है ना चीज़ों को जो है ना इन्वेस्टिगेट और उसको रिसर्च करना। ठीक है। तो बाकी शायरी मुनीर नियाज़ी साहब की सुनाता हूँ आपको। जी जरूर। किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लांगे तोबा वाले रातां होके परन दियां नहीं, जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। वाह वाह। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोख भी सी, कुछ शहर दे लोग की जालिम सन, कुछ सन बरंदा शौक भी। उनकी एक और गजल है ईद के हवाले से। आजकल के सिनेरियो पे भी कुछ मुझे ये उसमें भी फिट आती है, बिल्कुल उसी पे फिट आती है। उनकी बड़ी खूबसूरत एक गजल है, एक तीर से दो शिकार मारे आपने। कल बैठा कुछ सोच रहा सी, गल गुजरे वेले दी, अपने पिंड दे पिछला हेठा छोटी ईद दे मेले दी, मैं जेड़ा मशहूर है इन्ना दिल दे भेद लुकावण विच, गम दी तिखी चीक नूं कुट के उपरों हसदे जावण विच, उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नूं, जोर भी लाके रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके। उनकी एक मिसरे की गजल आपको सुनाऊं, एक मिसरे की। आपने गजलें सुनी होंगी, है ना, शायर बैठे हैं, शोबिज़ के लोग बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर, मेरा तो फील्ड नहीं है। इनकी शायरी की बुक है, पंजाबी शायरी की, मुनीर नियाज़ी साहब की, और उसमें एक सफ़े पे सिर्फ एक मिसरा है, वो पूरी गज़ल है। अच्छा। तो वो गज़ल ये है, ए भी सच है विछड़न वेले दुख भी काफ़ी होता है। ये उनकी एक मिसरे की गज़ल है। क्या बात, वाह क्या बात। इकबाल अजीम की शायरी, आपने इकबाल अजीम साहब को पता नहीं पढ़ा होगा, इफ्तिखार साहब ने सुना होगा, वो भी इसी मौके के हवाले से आप समझ सकते हैं। जी।
जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम न आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। जबरदस्त। अच्छा, तो ये जो शेर व शायरी का जो शौक रहा है, मोहसिन नकवी साहब का आपको गजल सुनाता हूँ। मुझे मोहसिन नकवी साहब शायर। अच्छा, मैं समझा आज वो मोहसिन नकवी साहब जो सेनेटर भी हैं, जो वजीर दाखिला भी हैं, जो पीसीबी चेयरमैन भी हैं। उजड़े हुए लोगों से गरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर। वाह। लेकिन अब मुझे आपसे वो वाला शेर सुनना है जो बच्चे अक्सर कार्ड्स पे लिख के नहीं भेजते थे, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक वाला। कोई ऐसा शेर आता है आपको? छिक्को छिक गडेरियां, अबिया तेरियां, अबिया मेरियां। अच्छा, सारी उनकी जो जबरदस्त वॉल्ट में आप ना जिस शोबे का कहेंगे, जिस फील्ड का कहेंगे, देखो मैं जेमिनाई हूँ, हम सारे जेमिनाई जो है ना वो हर फील्ड का, हर शोबे का, वो कुछ ना कुछ लेवल का जाना आपको मास्टर मिलेगा। लेकिन वो हर फन बोला होगा। जिस तरह की शेर व शायरी अभी आपने सुनाई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही ये शौक रहा है आपको, तो उस टाइम पे तो फिर काफी खवातीन का रश लगा रहता होगा। आप पढ़ने लिखने वाले होंगे, शायरी सुनने के लिए। मैं कार जावा छतर नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ईद का दूसरा दिन खराब दोबारा भी है। आपको कह रहे थे कि घर पे मैं टाइम नहीं स्पेंड करता, मैंने तो हल्के के रात ही सोना तो होता है ना। नहीं, सोना घर जाके। ठीक है। अच्छा सारा कोई ऐसा शेर जैसे कि मैंने कहा ना डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, कोई जो आपको बहुत याद रहता हो, अभी आप भी सोच के अक्सर हम सुनते होते थे कि सोने का कड़ा कोने में पड़ा, जब तेरी याद आई तो ईद कार्ड लिखना ही पड़ा, कुछ इस तरह का भी चलते थे शेर और छोटे मोटे। तो वो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो जो ईद कार्ड लिख के भेजना वो था ना, उसका एक अपना ही स्वैग था। अच्छा, एक अट्रैक्शन है उसकी। कि ईद कार्ड भी आते थे आर्टिस्ट वाले, मतलब इनकी शोबिज इंडस्ट्री वाले, शाहरुख खान का कार्ड आ गया, सलमान खान का कार्ड आ गया, है ना, ये वाले कार्ड होते थे बड़े। ऐसे ही है। तो आपको किस ज्यादा एक्टर या एक्ट्रेस का कार्ड लेना पसंद था, या वो जो कबूतर वाले होते थे जिन्होंने मुंह में वो मोतियों के हार पकड़े होते थे, या वो वाले कार्ड? वो जो मोर के पर होते थे उसके भी कार्ड्स होते थे। भाई मुझे दरअसल कुदरती मनाजिर और परिंदों वाले ज्यादा अच्छे लगते थे, तो मैं वो खरीदता था। और मुझे याद है कि अखबार में आया करता था कि 14 तारीख तक पोस्ट कर दें, उसके बाद पोस्ट नहीं जाएगी। तो हम वो जीपीओ डालने के लिए आते थे साइकिल पे, संतरागढ़ में मैं रहता था, तो हाथ पूरा अंदर डाल के उसको छोड़ना और तसल्ली से कि चला गया। तो मुझे इस तरह के कार्ड जाते। तो ईद के हवाले से आपने एक पैगाम भी हमारे साथ शेयर करना था, वो भी सुना दें। हाँ जी, वो क्योंकि शायरी का सिलसिला चल रहा था, मेरा कलाम है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि ये निहायत गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। बहुत मजा का ये पैगाम था, और इस पैगाम के साथ हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, देखते रहिए।
वेलकम बैक टू स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। सायरा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सायरा साहिबा, अगर सिंगर ना होती तो फिर क्या होती, या कुछ और बनने की ख्वाहिश भी थी जहन में कभी? नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ ना होती। अच्छा। मैं फिर एक हाउस वाइफ होती और टोटल घरेलू खातून होती। क्योंकि आपके आसपास तो हम देख रहे हैं कि शायरी जो है वो भरी पड़ी है। तुमदेव चौहान साहब को भी हमने देखा, जिस तरह के उन्होंने शेर सुनाए हैं, और जिस तरह से शदीद शायराना मिजाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, और मुझे ये लगता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेवकूफ़ और आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, ये बाय बर्थ होते हैं। अच्छा। आप अगर कहें किसी को कि आप बेवकूफ़ बना लेते हैं तो नहीं होता है, बना ही नहीं सकते। और अगर आप कहें कि किसी को आप आर्टिस्ट बना सकते हैं तो नहीं बना सकते, ये बाय नेचर होता है। और मुझे लगता है कि मुझे अगर नेचर में, मुझे बाय बर्थ मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे अल्लाह ने सूरत अता किया है, गला दिया है, तो मैंने बहुत अर्ली एज में ये डिसाइड कर लिया था। और मुझे यही लगता था कि अगर मैं यही कुछ करूंगी तो मैं करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, पैशन ही आपका सिंगिंग यही था। ठीक है। तो आजकल एक आर्टिस्ट हैं जो नए नए बने हैं, जो लोगों को बहुत पसंद है, मुझे उम्मीद है आप भी बड़ा फॉलो करती होंगी, चाहत फतेह अली खान साहब। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, आप कह सकते हैं कि वो आर्टिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो आर्टिस्ट है। मज़राहे मज़ाक आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, वो एक आप समझ लें कि एक चेज़े में उनकी चेज़े में हिट हो गई हैं, और वो मैं समझ एक चेज़ा ही है, जहाँ आपको कहीं कुछ नहीं मिलता, आपने अपने आप को एंटरटेन करना है, तो आप उनको स्विच कर लें। ठीक है, अपने पैसे पे या अपनी पर्सनैलिटी पे या अपने व्यूवरशिप पे वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो करते रहें। अदरवाइज अगर जितने बड़े आर्टिस्ट हैं और जितना काम हो गया है उसमें जो उनका गाना है, या अगर उनको हम सामने रखें तो ये मेरे नहीं ख्याल से सूटेबल है। चौहान साहब, कभी को मजबूरी में सुनना पड़ गया और चाहत साहब को? यार, चाहत साहब के बारे से पहले भी मैंने इधर ही बैठ के चीज ब्रेक की थी। वो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार कि मैं चाहत अली खान का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो मैंने कहा यार क्या? कहते यार मेरे वाले साहब कई सालों से जनाब फालिज के मरीज और बेड पे थे जी, वो ना हिल सकते थे ना जुल सकते थे। एक दिन जनाब वो सामने टीवी पे उनके जनाब वो यही चाहत फतेह अली खान की लगी हुई थी जी, तो जनाब वो उठे और उन्होंने टीवी बंद किया। मैं इसका वेट कर रहा था। कहते हैं उनका वक्त दूर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो इतना ही जानता हूँ। और बहुत सी मीम्स मैंने ये भी सुनी चाह साहब के बारे में कि बहुत से उलमा, कितने लाखों उलमा वो काम नहीं कर सके, नौजवानों को म्यूजिक से नफरत करवाने में जो चाह साहब का किरदार है वो कोई भी नहीं कर सका। एक चीज बताऊं, बीइंग अ मुस्लिम जनाब, हमारी ये स्टडी भी है और ये ईमान भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि क़यामत के करीब जनाब फितने होंगे दीन के अंदर। वो सिर्फ दीन के अंदर फितरे नहीं होंगे, हर शोबा जिंदगी के अंदर फितरे आए। सही है, जबरदस्त। और काफी खुली हर शोबा जिंदगी के अंदर ये मैं समझता हूँ कि ये फितना है गुलकारी में। ठीक है ना, तो बात साफ सी है ना। देखो इन्होंने गाया, एक अच्छी आवाज है, गुलकारी क्या है? आप इससे हट के जनाब, इसको मजहब से हटा के सारी क्या है कि आप अपने मुंह से, अपनी आवाज़ से, अपने गले से एक अच्छी आवाज़ निकालते हैं, म्यूज़िक के साथ उसको अटैच करके। बज़ाहिरन जो दुनिया कहती भी है और कुछ हकीकत भी है कि भाई बंदे को जना सुकून मिल जाता है। हाँ जी, ठीक है ना, सुकून के लिए ना, थेरेपी है, बिल्कुल गुलकारी सुकून के लिए। तो उत्थे उन बंदे नु जना टकरा मारन जी चाहे गुलकारी सुन के तो वो फितना ही कहेंगे ना, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इफ्तिखार साहब से जानने। इफ्तिखार साहब, आपने जैसे एक फ़र्क बयान किया व्लॉगिंग का, पाकिस्तान में आप व्लॉगिंग करते रहे, आपने कहा कि इस तरह से कमेंट से जब बाहर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं उसका फिर रिस्पॉन्स अब कैसा देख रहे हैं? बेहतरीन है। एक सवाल अक्सर आता है जो जिसका मैं जवाब आपको यहाँ दे देता हूँ। जी जी। लोग पूछते हैं जी आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आते हैं? अब बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जितने मुल्कों में मुझे देखते हैं, जिस तरह की लग्जरीज मैं दिखा रहा होता हूँ, मैं सिर्फ टिकट लेता हूँ अपना। अच्छा। अल्लाह ताला ने मुझे पूरी दुनिया में फैंस दे रखे हैं। वेरी गुड। और एक एक शहर के अंदर, दुनिया के एक एक शहर के अंदर 50-50 लोग गाड़ी लेके खड़े होते हैं कि इफ्तिखार भाई हमने अकोमोडेट करना है, हमने करना है। और वो बेलौस मोहब्बत करने वाले लोग हैं सारे। तो वाकई अगर इतना मैं अपने पैसे पे घूमता तो पत्नी शायद 50 करोड़ भी कम पड़ जाते। तो मैं सिर्फ टिकट लेता हूँ, वो मेरी जाती होती है। मैं किसी से कभी टिकट ना मांगता हूँ, ना कोई देता है।
وہاں جب میں جاتا ہوں تو میرا کوئی خرچہ نہیں ہوتا, 1 روپیہ نہیں ہوتا. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں یہاں سے جیلم گیا, جب واپس آیا تو 30,000 کا پیٹرول لگ گیا. وہاں 1 روپیہ نہیں لگتا. پاکستان سے سستی ولاگنگ مجھے پوری دنیا میں پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت خوب. یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ بڑا اور طرح کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے پہلے جو ولاگرز آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پاکستانی, کسی کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے, کسی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا لینا کتنا دشوار ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پروسیس پورے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, عید کا موقع ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ ہی کی فیملی سے, مطلب یعنی کہ سیاست ایک شعبہ ہے, ظاہر سی بات ہے اسی شعبے سے اگر آپ کو کسی کو کوئی تحفہ دینا ہو تو آپ کس کو تحفہ دینا پسند کریں گے, کیا دینا پسند کریں گے؟ میں سیاست کے اندر کسی کو تو کسی بھی سیاستدان کو, میل کو, فیمیل کو, اور پسندیدہ جو آپ کی فیمیل سیاستدان ہیں وہ کون سی ہیں آج کل؟ کیا دیکھیں, فیمیل میل کے حوالے سے تو میں بات نہیں کروں گا. میں تو بات کروں گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ قیدیوں سے اچھا برتاؤ کرو. تو اس وقت جو قیدی ہیں اڈیالہ جیل میں, جی, تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے کوئی پرسکون سی کوئی چیز, کوئی ڈش اچھی سی بنا کے بھیج دوں. باوجود اس کے کہ ان کی آئیڈیالوجی سے, ان کی سوچ سے مجھے اس وقت 1% بھی کوئی کمپیٹیبلٹی یا میری کوئی آئیڈینٹیکل ان کے ساتھ نہیں ہے سوچ. ایبسولوٹلی مخالف ہوں ان کی اس وقت ساری چیزیں جو 2 سال سے. لیکن کتنا اچھا کھانا بھجوا دیں گے, پہلے ہی کہہ رہے ہیں 12 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں, کھاتے سے کھا رہے ہیں نا. میں ابھی مطلب ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے کہا تحفہ بھیجیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا شوق ہے دیسی گھی میں دیسی مرغا, یہ ان کا ایک پسندیدہ ڈش ہے. تو میں اپنی طرف سے دیسی گھی میں گھر میں خود نکالتا ہوں ہر 15 دن بعد. میں خود اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے دیسی گھی بناتا ہوں. تو اس دیسی گھی کا دیسی مرغا بنا کے میں ان کو بھیج دوں گا. لیکن جب انہیں پتا چلے گا کہ چوہان صاحب نے بھیجا, وہ شاید نہیں کھائیں گے. مرضی کھان نہ کھان, وہ شاید نہیں کھائیں گے, نہ کھائیں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا عید کے موقع پہ کسی دوسرے چلے, انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس کو بھیجیں گے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا بھیجیں گے. سارا, اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہو کوئی تحفہ عید کے دن, اور سنگر کمیونٹی سے میں پوچھ رہی ہوں, تو کس کو بھیجیں گے اور کیا بھیجیں گے؟ میں نہید اختر صاحبہ کو بھیجوں گی. اچھا. اور اپنی طرف سے تو بہت اچھی کوئی ساڑی جو میرے لیے میں سمجھوں گی کہ بہت اچھی ہے, وہ ان کو گفٹ کروں گی. ساڑی بھیجیں گے, زبردست. اچھا, ویسے واقعی اس آرٹسٹ کو بڑی پسند ہوتی ہے ساڑی پہن کے پرفارم کرنا. ویسے بھی خواتین کو بڑی جچتی بھی ہے, اور پھر ساڑی کیری کرنا بھی ایک آرٹ ہے پراپرلی. ایسے بھائی, اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہے کوئی تحفہ آپ کی ولاگنگ کمیونٹی میں سے, اگر میں نام آپ کو دے دوں کین ڈال, کین کو آپ نے بھیجنا ہے تو کیا بھیجیں گے؟ ویسے آپ نے دیکھی ان کی ولاگنگ؟ نہیں, میں نہیں دیکھی. دیکھنی چاہیے تھی ویسے, لیکن بہرحال بہت اچھا کانٹینٹ. میں انوار کو اکثر کہہ رہی ہوں کہ بڑے اچھے انٹرٹینر ہیں وہ. ڈکی بھائی کا اگر پتا ہو, ڈکی بھائی کو بھیجنی ہو. نہیں, میرا خیال ہے کہ میں پاکستان میں جو سفید پوش ہیں ان کو میں عزت اور توقیر بھیجنا چاہوں گا. تو پھر زبردست. اور اگر کبھی ایسا کہ کوئی آپ کو تحفہ بھیجنا چاہے, تو جیسے ہوتا ہے کسی کو ہوتا ہے مجھے پرفیوم بہت پسند ہے, کسی کو ہوتا ہے کہ مجھے کپڑے بہت پسند ہے, آپ کو تحفے میں لینا کیا پسند ہے؟ اچھا, مجھے بہت سارے تحفے ملتے ہیں, میں اسی وقت یا تو ان کو واپس کر دیتا ہوں, اچھا, یا میں وہیں کسی کو دے دیتا ہوں. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. پہلی بات یہ ہے, مجھے اس کی کیا وجہ؟ سائنس پرابلم ہے. باجی $1,00,000 آندے اور تو مجھے کی چاہیے. نہیں, لاکھوں نہیں ہے, لاکھوں نہیں ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, پرفیوم سے مجھے الرجی ہے 27 سال سے, تو میرا سائنس پرابلم ہے. پرفیوم تو میں لیتا ہی نہیں. میری کیونکہ 10 سال کی بیٹی 6 سال کی, چاکلیٹ اگر کو مجھے دینا تو میں ضرور قبول کر لیتا ہوں. دوسرا, اگر مجھے کوئی مدینہ شریف کی کھجوریں دے, یہ 2 تحفے میں لازمی لیتی ہیں. آپ کون سا گفٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں یار یہ مل جائے نا تو مزہ ہی آ جائے؟ مطلب کس کیٹیگری کا؟ فلاورز بہت پسند ہے کہ اگر پھول مل جائیں تو مطلب کوئی آتا جاتا ہو. چوہان صاحب, آپ کو تحفے میں لینا کیا پسند ہے؟ کیا چیز جو ایسی بچپن سے بھی خواہش کی ہو, جوانی میں بھی, ہاں یہ چیز میں زیادہ جمع کرتا ہوں؟ ووٹ کے علاوہ یہ جوانی والا ٹائم تو یار یہ ویسے واقعی میں نہیں, میرا مطلب ہے کہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا جس دن آپ نے 50 کراس کرنا ہے. پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا.
چلے جی جوانی کا بتائیں. ویسے پرفیوم جو ہے نا میں بڑا زیادہ پسند کرتے ہیں. پرفیوم کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. شوقین ہے پرفیوم. مطلب ہے کہ بچپن سے میں پرفیوم کے بغیر لگائے بغیر میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. یہ میرا 40 سال سے آپ کہہ سکتے ہو جانا یہ ہے. اب مجھے فیاض صاحب بھی بتانا چاہ رہے ہیں مینڈا بھی پرانا نہیں آگا. تو پرفیوم جو ہے نا اچھا پرفیوم. انہوں نے آپ کو نمبر بھی بتا دیا. 40 سال انہوں نے ایج نہیں بتائی. 40 سال بتایا کہ مجھے 40 سال تک یاد ہے, اس سے پہلے شاید میں کبھی. ٹھیک ہو گیا, تاڑی عمر دے مگر پہ گئے سارے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اسپیشل عید ٹرانسمیشن. اور بڑی ہی زبردست ملاقات رہی ہے ہماری اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ. بڑی ہی زبردست گفتگو ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس گفتگو کو بہت انجوائے کیا ہوگا. افتخار حفیظ صاحب کو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, سائرہ طاہر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان نے آج ہمیں جوائن کیا, ہمیں وقت دیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور آخر میں میرا خیال ہے کہ دعوت دیتے ہیں سائرہ صاحبہ اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک اور گانا ہمیں سنائیں.